नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग आगरा बाज़ार नाटक पढ़ने वाले हैं और ये नाटक हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा गया है और इनके 2-3 नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं, वो उसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, आगरा बाज़ार नाटक और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन चुके हैं और खासकर जो शब्दार्थ इसमें आए हुए हैं क्योंकि ये एक प्रकार से उर्दू के शब्द बहुत इसमें आए हैं और इसके जो अर्थ हैं वो पूछे गए हैं परीक्षा में, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हुए इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है हिंदी ओशन अकेडमी तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ ये कोर्स चल रहा है हिंदी साहित्य का पेपर 2 का। अगर इस कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिए और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़ भी है और आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे आपको आपकी परीक्षा के निकट ही ले जाएगा ये एप्लीकेशन। अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं, हार्ड कॉपी नोट्स अपने घर में मंगवाने हैं, तो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, बाकी की डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। 3 पुस्तकें हैं और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अपडेटेड नोट्स हैं। आप इसको पढ़ने के बाद ही स्वयं ये पता चल जाएगा कि सच में इसमें बहुत ही मेहनत लगी है और लगभग मेरी ये 2-3 साल की मेहनत है, जो आपको मैं ये दे दूँगी। चलिए, शुरू करते हैं आज का यह नाटक हबीब तनवीर। इनका जन्म होता है 1923 ईस्वी में। किसका? हबीब तनवीर जी का जन्म होता है 1923 में। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 1 सितंबर 1923 में इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम हबीब अहमद खां था। 50 वर्षों की लंबी रंग यात्रा में हबीब जी ने 100 से अधिक नाटकों का मंचन व सर्जन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 50 वर्षों की लंबी रंग यात्रा में इन्होंने कितने 100 से अधिक नाटकों का मंचन और सृजन किया है। उनका कला जीवन बहुआयामी था। वे जितने अच्छे अभिनेता, निर्देशक व नाट्य लेखक थे, उतने ही श्रेष्ठ गीतकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। उनकी नाट्य प्रस्तुतियों में लोकगीतों, लोक धुनों, लोक संगीत व नृत्य का सुंदर प्रयोग सर्वत्र मिलता है। चूँकि एक नाटककार थे और नाटकों में भी गीत इसमें देखने को मिलेगा आपको। कुछ नज़्में हैं, वो इसमें आई हुई हैं, जो नज़ीर अक़राबादी की नज़्में हैं, उनका भी इसमें इन्होंने उल्लेख किया है। नई दिल्ली हबीब तनवीर ने नाट्य संस्था नया थिएटर की स्थापना की है। याद रखिएगा नई दिल्ली में इन्होंने नया थिएटर की स्थापना की थी। ये राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए, प्रसिद्ध संगीतकार और अभिनेत्री नगीन तनवीर उनकी बेटी हैं, याद रखिएगा नगीना होगा मेरे ख्याल से, है ना? तनवीर उनकी बेटी का नाम है, ठीक है? अब चलते हैं इनकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ कौन-कौन सी हैं। मुख्य बहुचर्चित नाटक इनका आगरा बाज़ार 1954 है, मिट्टी की गाड़ी ये बहुत इम्पोर्टेंट है 1958 में आया था, चरण दास चोर 1975 ये 3 नाटक इनके बहुचर्चित रहे हैं, ठीक है? आगरा बाज़ार, मिट्टी की गाड़ी और चरण दास चोर। एक होमवर्क दे रही हूँ, मिट्टी की गाड़ी से याद आया मुझे, मिट्टी की बारात एक कविता है, ये बताइए किसने लिखी है? मिट्टी की बारात, ठीक है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मिट्टी की गाड़ी तो नाटक है हबीब तनवीर जी का, लेकिन जो मिट्टी की बारात है वो किसने लिखा है? अन्य नाटक की बात करें तो शतरंज के मोहरे 1954, लाला शोहरत राय 1954, गाँव का नाम ससुराल हमार नाम दमाद 1973, हिरमा की अमर कहानी उत्तर रामचरित 1970, पोंगा पंडित 1990, जिन लाहौर नहीं देखिया 1990, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना 1993, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006 और ऐसे ही लगभग 100 से अधिक नाटक लिखने वाले हबीब तनवीर जी का ये संक्षिप्त परिचय। हबीब तनवीर को चरणदास चोर नाटक के लिए 1982 ईस्वी में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया था। तो किस नाटक के लिए पुरस्कृत किया गया था इनको? चरणदास चोर के लिए। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे, जिन्हें नज़्म का पिता कहा जाता है। किन्हें नज़्म का पिता कहा जाता है? तो नज़ीर अकबराबादी को नज़्म का पिता कहा जाता है और भारतीय शायर थे ये। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है, याद रखिएगा। ठीक है? बंजारा नामा इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल है। वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए आगरा बाज़ार नाटक लिखा था। वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो नज़्में आई हुई हैं, वो नज़ीर की ही है, अकबराबादी की ही हैं और उनको ही प्रतिष्ठित करने के लिए जो हबीब जी हैं, उन्होंने आगरा बाज़ार नाटक की रचना की थी।
हबीब तनवीर कहते हैं कि हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नज़ीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नज़ीर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल है। वेरी इंपॉर्टेंट हबीब तनवीर जी का कथन नज़ीर के संदर्भ में। आगे कहते हैं हबीब जी कि नज़ीर राह चलते नज़्में कहा करते थे और छोटे पेशे वाले लोगों तथा भिखारी अक्सर उनसे नज़्मों की फरमाइश किया करते थे और वे उनकी बात कभी नहीं टालते थे। मतलब राह चलते वो नज़्म करते थे और इतनी अच्छी नज़्में वो कहते थे कि अक्सर जो छोटे पेशे के लोग हैं या फिर जो भिखारी हैं, मतलब एक तरीके से जो अभिजात्य वर्ग के लोग नहीं उनसे वो कहते थे उनसे नज़्म सुनाने को, तो वो कभी मना नहीं करते थे, हमेशा उनकी बात को नहीं टालते थे। आगे कहते हैं कि ये हकीकत है कि कलाम जिंदा जावेद है। ड्रामे के अंदर कलाम नज़ीर उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। नज़ीर उर्दू नज़्म के बाबा आदम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों ही कथन हबीब जी के हैं नज़ीर के संदर्भ में। अब चलते हैं मुख्य बिंदु देख लेते हैं। आगरा बाजार नाटक का रचना काल याद रखिएगा 1954 में ये कृति प्रकाशित हुई थी। स्थान आगरा के किनारी बाजार का है। ठीक है, आगरा का एक स्थान है किनारी बाजार, उसका एक चौराहा है और उसी को ही लेकर के इन्होंने पूरे नाटक की रचना की है। नाटक में कितने अंक है तो याद रखिएगा नाटक में 2 अंक है। नाटक में हास्य रस का प्रयोग अधिक है। इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन 14 मार्च 1954 ईस्वी को जामिया मिलिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला मंचन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है ना, वहां पे हुआ था और 1954 14 मार्च में ये खुले मंच पर मंचित किया गया था। इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1954 में आजाद किताब घर से हुआ था। याद रखिएगा कि जो इसको इसको जब ये पुस्तक आकार में आई थी, ये नाटक आया था, तो कहाँ पर आया था? आजाद किताब घर से हुआ था। जिसके 2 संशोधित संस्करण सन 1970 और सन 1989 में प्रकाशित हुए थे। 1954 में प्रकाशन हुआ था, 2 संस्करण हुए थे, 70 में और 89 में। आगरा बाजार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शायर एवं नज्म के पिता कहे जाने वाले नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए किया। ये तो भी हम लोगों ने पढ़ा ही। आगरा बाजार नाटक देख लीजिएगा। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब की गज़लों पर आधारित है। तो खुद ही कहते हैं कि जो मेरे बंद है वो रचना गालिब के गज़लों पर आधारित है। ठीक है, तो मौलिक नाटक नहीं कहते हैं क्योंकि ये नज़ीर जी की नज़्मों पर आधारित है, इसी वजह से इसको पूर्णतः मौलिक नाटक नहीं मानते हैं। खुद ही कहते हैं कि मेरे बंद जो है रचना गालिब के गज़लों पर आधारित है। इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया है। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आप लोक जीवन से परिचित होंगे। स्थानीय संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन और लोक परंपराओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। पुलिस व्यवस्था के कार्यशैली और व्यापारियों के दर्द का चित्रण है। व्यापारियों का दर्द इतिहास के फलक पर आधुनिक समस्याओं के रूप में चित्रण किया गया है। इस नज्म के पितामह नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करना करना था। इस नाटक को जब ओखला में खेला गया था तब 75 आदमी मंच पर आए थे। याद रखिएगा इतने लोग इसमें आए थे नाट्य प्रदर्शन के लिए। सन 1954 ईस्वी में हबीब ने जामिया मिलिया के कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के साथ व ओखला गांव के कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर नज़ीर अकबराबादी की कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया। यह रूपक लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे भरपूर नाटक की शक्ल लेता गया। यह नाटक था आगरा बाजार। पहले रूपक के रूप में खेला गया था कॉलेज में और बाद में ये नाटक का रूप हो गया। 18वीं सदी के एक बिल्कुल ही अलग उर्दू शायर है नज़ीर। उनके समकालीन समाज की शायरी और शायराना अंदाज एक खास किस्म की नफासत और नजाकत की मांग कर रहा था, जबकि उन्हें शायरी में नफासत और नजाकत उस रूप में मंजूर नहीं थी जो तत्कालीन समाज की और बान और शान की कसौटी थी। नजीर सहजता, सरलता और स्पष्टता के शायर थे। उन्होंने साहित्य की स्थापित मान्यताओं को खारिज किया। उनकी नजर में हाशिए पर पड़ी यह जिंदगी ही उनके यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई थी। नतीजन उनके समय के अदीबों ने उनकी शायरी को कोई अहमियत नहीं दी और महज तुकबंदी कहकर टाल दिया। लेकिन इससे अलग उनकी शायरी उतनी ही तेजी से आम लोगों के बीच अपनी जगह तलाश चुकी थी। हबीब ने नजीर के जीवन की इसी सच्चाई के आधार पर आगरा बाजार की रचना की है। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए कि कहाँ पर ये नाटक किसकी नज़्मों पर आधारित है ना? और जो मुख्य बिंदु थे प्रकाशन वर्ष आपने जान लिया।
अब हम चलते हैं जो इस मूल कृति में शब्द अर्थ आए हुए हैं। आप देखेंगे जब इस नाटक को आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे कशकोल का अर्थ पूछा गया है, तस्बीह का अर्थ पूछा गया है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, कशकोल है ये, ठीक है, शाह है, कशकोल, ठीक है। और अभी हाल ही में पूछा गया था, मतलब मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आए थे इसी में से, ठीक है। तो आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला जो शब्द है वो है शहर आशोभ। शहर आशोभ का अर्थ है दुर्दशा का नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता। ये करने होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, है ना। शहर आशोभ का अर्थ है नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं कि शहर आशोभ का अर्थ है नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कहानी, नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता, या नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाला नाटक, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो केवल एक शब्द को चेंज करेंगे और आपका जो कूट वाला प्रश्न है वो आपका गलत हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत सूक्ष्मता से पढ़िए। तो ये हो गया शहराशोभ का अर्थ। फिर दूसरा अर्थ है कशकोल। कशकोल का भी अर्थ पूछा जा चुका है, भिक्षा पात्र होता है। तस्बीह का अर्थ जपने की माला। सुखन वाणी बोलना कविता। इख्तियार अधिकार वश। तब, तब का अर्थ है तबीयत या स्वभाव। लैलो निहार रात दिन। मौजदार रात दिन, याद रखिएगा, लैलो निहार हो चाहे मौजदार हो, दोनों का अर्थ रात दिन है। हल्क मतलब जनसाधारण। बेवारिसी मतलब बेबसी लाचारी। हारबंद कांटेदार झाड़ियों की बाह। असीर मतलब फुनगी सिरा। दबीर मतलब प्रकट। बंद मतलब मजाक। और यहाँ पर लड्डू वाले का जिक्र है ना। जब आप देखेंगे तो बहुत सारे इसमें पात्र आए हुए हैं, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, है ना। तो इसमें जो क्रम है वो भी क्रम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, याद रखिएगा, क्रम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और जो लड्डू वाला है वो कौन से लड्डू बेच रहा है? तिल के लड्डू बेच रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो क्रम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले लड्डू वाला आता है, फिर तरबूज वाला, फिर बर्फ वाला, फिर ककड़ी वाला, फिर कनमैलिया, फिर पान वाला, ऐसे ही क्रम चलता रहता है आगे, ठीक है। तो ये शुरुआती क्रम है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, कनमैलिया, पान वाला। फिर जास्ती का अर्थ है ज्यादा। खुनग का अर्थ फुनगी सिरा। नमूदार प्रकट। भकरेज मतलब मजाक। कामिल पूरे पहुंचे हुए। मेहरो माह सूरज चांद, वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरो माह का अर्थ क्या है? सूरज चांद। विश्व विचार। गुरबाबाद तबाह। माश मतलब उड़द। हवन्नक मतलब बुद्धू बौड़म। कलावड्डू, कलावड्डू आगरा की बोलचाल का एक निरर्थक शब्द है ये, ठीक है। आगरा की बोलचाल का एक निरर्थक शब्द बोलते हैं, जैसे है ना, पूरे जैसे कुछ भी बोल देते हैं, पूरे कलावड्डू हो गया, इस टाइप से, जैसे बौड़म हो गया, तो वैसे ही शब्द है, एक निरर्थक शब्द है। ख्वान थाल। उस्तुखान हड्डी। अहले फजल, वेरी इंपॉर्टेंट, अहले फजल का मतलब है प्रतिष्ठित, और आलिमो फाजिल का अर्थ है धुरंधर विद्वान। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अहले फजल प्रतिष्ठित, आलिमो फाजिल धुरंधर विद्वान। फिर इफलास, वेरी इंपॉर्टेंट, इफलास का अर्थ है गरीबी। तुफैल का मतलब है कारण, बदौलत। तौफीक का अर्थ है सामर्थ्य, वेरी इंपॉर्टेंट, तौफीक एक शख्स का नाम है ना। और तौफीक शख्स का नाम नहीं है, होता है नाम, मुस्लिम आप देखेंगे तौफीक नाम मैंने काफी सुने, तो मैं बता रही हूँ, सामर्थ्य होता है इसका मतलब। कसीदा का अर्थ प्रशस्ति। आफताब सूरज, आफताब भी नाम सुना होगा आपने, आफताब का मतलब जैसे हम लोग के नाम रवि होते हैं ना, वैसे ही आफताब का मतलब सूरज। नौमरक मतलब नौ सिखिए। अहवे सुखन अत्याचार, जुनून पागलपन। मलजो मावा जहां सब कुछ हो। दस्तबुर्द अत्याचार। गारतगरी तबाही। कवि हैकल बहुत ताकतवर, भारी भरकम। कसर नफसी विनम्रता। उसने जन अच्छी धारणा, ठीक है। कसर नफसी का अर्थ है विनम्रता। फिर सुखन फहम का मतलब है कविता को समझने वाला। हर कसो नाकस का अर्थ है कोई भी आदमी। तसाहुल सुस्ती। अंबिया मतलब संतजन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंबिया का अर्थ संतजन है। रजीलो मतलब नीच लोग। परागंदा रोजी, परागंदा दिल। रोजी बिखर गई, दिल परेशान हो उठा। दफ्तरे मानी पीहा मतलब हुआ हुआ। परागंदा हाली परेशानी। शरहो हदीम कुरान की व्याख्या तथा पैगंबर से कही हुई बात। तबसरियो तनकीद आलोचना और समीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, तबसरी और तनकीद पूछा जा सकता है, आलोचना और समीक्षा। हविस्कारो लालची लोग। कुहना मश्क सिद्धस्त अभ्यस्त। हर्फ मुकर्रर दोहराए गए अक्षर। खरबए वहशतनाक मतलब भयानक निर्जन स्थान।
मिलिए मुअल्ला, ऊंचा या श्रेष्ठ रेला। गोरिस्तान शाही, शाही कब्रिस्तान। मजल की सिर्फ मतलब विधा। वसुअत मतलब व्यापकता। असात जाए, हिंद ईरान के शायर और हिंदुस्तान के उस्ताद। तजकिरानवीस वेरी इंपॉर्टेंट, ये पात्र है तो ये कौन है? वृत्तांत लेखक तजकिरानवीस। तनज्जुल पतन अवनति। दर्स मतलब शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, दस का अर्थ है शिक्षा। मुनकद आयोजित। कीमिया और तबीयत मतलब रसायन और भौतिक शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट। जो विषय है ना रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र, वही रसायन का अर्थ है कीमिया और तबीयत का मतलब है भौतिक शास्त्र। कुफरी इल्हाद नास्तिकता, इंपॉर्टेंट। मुहाजिद धर्मयुद्ध का योद्धा, जिहाद करने वाला। दरसो मतलब तदरीस, अध्ययन अध्यापन। तसनीफात मतलब कृतियां। बलदेव जी का मेला नाम की नज्म इसमें आई है। फिर अंबाह मतलब भीड़। तुम पतक नुकीली पलकों वाले। गुंचा लब मतलब कलियों जैसे होंठ वाले। आशकार मतलब प्रकट। कशका मतलब टीका या तिलक। ठीक है, तो ये हो गए सारे ही जो इंपॉर्टेंट शब्द अर्थ थे वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं और पुराने वाले बच्चे जो उन्होंने नोट्स लिए हैं अगर उनमें नहीं होगा तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, जो अभी अपडेटेड नोट्स ले रहे हैं बच्चे उनके में ये ऐड पहले से ही है। अब चलते हैं आगरा बाजार नाटक के मुख्य पात्र। सबसे पहले फकीर हैं, जो नाटक के प्रारंभ से शुरुआत तक अपनी भूमिका बनाए रखता है। ये फकीर मंजूर हुसैन है। कौन है ये फकीर? मंजूर हुसैन, जो किसी वक्त बड़ा व्यापारी हुआ करता था। ककड़ी वाला, ककड़ी बेचने वाला, जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक कथानक घूमता है। बेनजीर, यह हुस्नपुरा में रहने वाली एक हसीना है जो एक वेश्या है, बेनजीर। शोहदा, इसका नाम बद्र मुनीर है। ठीक है, क्या नाम है शोहदे का? बद्र मुनीर। तथा वह इश्क नगर का रहने वाला है, वह बेनजीर से प्रेम करता है। दरोगा, जो बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सबसे बड़े ग्राहक जो है शोहदा को खोमचे वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार करता है। तजकिरानवीस, यह आगरा बाजार इलाके का मौलाना है तथा एक वृत्तांत लेखक है। ठीक है, अभी हम लोगों ने शब्दार्थ में भी पढ़ा था तजकिरानवीस कौन होता है? वृत्तांत लेखक। नवासी, यह 9-10 वर्ष की लड़की नजीर साहब की दौहित्री है। अन्य पात्र में लड्डू वाला है, तरबूज वाला, बर्फ वाला, कनमेलिया, पान वाला, मदारी, रेवड़ी वाला, चने वाला, बर्तन वाला, किताब वाला, शायर, ग्राहक, हमजोली, टोली, करीमन, चमेली, दर्जी, रामू, भोलाराम पंसारी, तमाशबीन, हमीद। हमीद नहीं है, हामिद है। ठीक है, हामिद है, याद रखिएगा। पतंग वाला, अजनबी, बेनी प्रसाद, मुंशी गंगा प्रसाद, कुम्हार, सिपाही, कोरस आदि। तो ये सब अन्य पात्र में आते हैं। अब इसकी समीक्षा पढ़ लेते हैं एक बार। हबीब तनवीर के आगरा बाजार की कथा वस्तु का स्रोत नजीर अकबराबादी के जीवन से है। यह नाटक ना तो पूरी तरह से भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा से निर्मित था और ना ही पाश्चात्य परंपरा से। यह नाटक न केवल अपनी मूल स्थापना में जनतांत्रिक है, अपनी रंग चेतना में भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। इसका कथानक सुदूर अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित है। हबीब साहब एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले के इर्द गिर्द पूरे नाटक का वातावरण रचते हैं जिसकी ककड़ी कोई नहीं खरीदता है। ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा मतलब नाटक है, इसकी शुरुआत ही ककड़ी बेचने से होती है और उसकी ककड़ी कोई खरीदता नहीं है। अनेक प्रयत्न करने के बाद वह नजीर की लिखी कविता का सहारा लेता है और अंततः उसके माध्यम से उसकी ककड़ियां बिकने लग जाती हैं। मतलब एक तरीके से सेल्स का एक उपक्रम अपनाता है और वो नजीर अकबराबादी की क्या करता है, कविता का सहारा लेता है, गाने लगता है या बजाने लगता है, जैसा भी होता है, और वहां पर उसकी ककड़ियां बिकने लग जाती हैं। हबीब इस नाटक के केंद्र में आम आदमी को उसकी पूरी त्रासदी के साथ उपस्थित करते हैं। यह नाटक केवल एक कवि और उसकी कुछ कविताओं तक ही सीमित नहीं है। इसमें नजीर की जो कविताएं हबीब जी ने ली हैं वे सामान्य तौर पर नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत हैं और नाटक के केंद्र में आम आदमी की परिस्थिति का ही विवरण प्रस्तुत करती हैं। जीवन एक बाजार है जहां मनुष्य खरीदता बेचता है। जब वक्त बुरा होता है तो निम्न वर्ग आपस में लड़ता झगड़ता है। उच्च वर्ग में भी इसी प्रकार की व्यवसायिक बुद्धि दिखाई देती है। वैश्यालय में भी अपनी धाक जमाने के लिए खरीद फरोख्त होती है और बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस वाला उसके सबसे सफल ग्राहकों खोमचे वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन ऊंच या नीच, उदार या क्षुद्र सभी आदमी ही हैं। इसलिए हबीब नाटक के अंत में सभी व्यक्तियों की समानता को आदमी नामा के माध्यम से व्यक्त करते। याद रखिएगा,
नाटक के अंत में क्या गाते हैं? जो मौलवी होते हैं वो आदमीनामा गाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और शुरुआत होती है बंजारानामा से। 2 याद रखिएगा, शुरुआत होती है बंजारानामा से और खत्म होता है, नाटक का अंत होता है आदमीनामा से। तो किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि दुनिया में बादशाह है तो सो वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो वह भी आदमी, काला भी आदमी है और उल्टा है, ज्यों तवा गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का बदशक्लो बदनुमा है, सो है वह भी आदमी, मतलब सब ही आदमी है। तो यहाँ पर ये नज्म कही है नजीर अकबराबादी ने, जो कि उद्धरण देते हुए कौन लिखते हैं? हबीब तनवीर। आगरा बाजार की रचना तक हबीब की दृष्टि इस ओर थी कि किस प्रकार नाटक को अधिक से अधिक जनसामान्य से जोड़ा जाए, क्योंकि जन से जुड़े बिना उन तक अपने नाटक को ले जाना असंभव ही था। इस प्रयास में उन्होंने अपनी रंग दृष्टि विकसित की, जिसका परिणाम है आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक में संपूर्ण जनसामान्य ही नायक बन जाता है। इसमें कोई नायक नायिका नहीं, आप देखेंगे तो संपूर्ण जो अंचल है वो ही नायक है, जो जनसामान्य है वही नायक है। यह नाटक इसी जनसामान्य की विरोध गर्भित जीवन की स्थितियों के माध्यम से अपनी नाट्यानुभूति को अर्जित करता है, जिसके केंद्र में बाजार है और जहां विभिन्न चरित्र अपने समय की विरोधी रूढ़ियों और रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ पुस्तक विक्रेता और उसके मित्र, जीवनी लेखक और कवि जो रूढ़िवादी शिक्षित समाज के अंग हैं, महान कवि मीर और गालिब पर आपस में बातचीत करते हैं। किसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं? मीर और गालिब के ऊपर। उनमें से केवल कवि का मित्र उर्दू कविता के परंपरागत बंधनों की आलोचना करते हुए जीवन की विशेषताओं की प्रशंसा करता है, जबकि दूसरे लोग नजीर को कवि मानने से ही इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ फेरी और खुमचे वाले को कठिन आर्थिक स्थितियों के बीच किसी तरह जीना पड़ता है, इसीलिए साहित्य में उनकी रुचि कम होती है। वे कविता को विक्रय में सहायक चीज की तरह देखते हैं। ककड़ी बेचने वाला पूरे नाटक में किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में रहता है जो ककड़ी की प्रशंसा में कविता लिख सके। नाटक के दूसरे हिस्से में नजीर के प्रशंसक पतंग विक्रेता की दुकान पर बैठते हैं। यहाँ दम्भी पुस्तक विक्रेता का विकल्प उभरता है। बाजार के माध्यम से 2 विरोधी वृत्ति वाले व्यक्तित्व के तनवीर साहब सामने लाते हैं। यानी वह समृद्ध लोक जीवन को उच्च संस्कृति के सामने ला खड़ा करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार उच्च अभिजात्य वर्ग सिर्फ अपनी ही रुचियों में व्यस्त हैं, जबकि आम या जन सामान्य अब भी न केवल अपनी संस्कृति को बचाए हुए अपितु उसके रस में सराबोर भी है। देहातियों की एक टोली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी का मेला शीर्षक नामक नज्म गाती हुई बाएं रास्ते से आती है। रंग है, रूप है, झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। इस नज्म द्वारा हबीब यह संकेत करते हैं कि जनसामान्य के बीच धर्म की कोई संकीर्ण परिभाषा नहीं है, अपितु उसके लिए तो धर्म सबको जोड़ता है, जिसकी विशाल परिधि में जब नजीर आते हैं तो वह बलदेव जी का मेला लिखते हैं और जनसामान्य के सभी धर्मों के लोग उससे गाते हैं। हबीब नज़ीर की शायरी का उपयोग कर लोक को उपस्थित करने के लिए स्पेस पैदा करते हैं। जैसे ही मौका मिलता है, उनको वहां लोक संस्कृति या लोक विरासत का चित्र भर देते हैं। उनकी रंग चेतना की निर्मित में उनके आसपास की वे लोक परंपराएं सहायक है, जिनमें भारतीय जीवन की पूरी शिद्दत के साथ धड़कता है। लोक पर्व होली उनसे अछूता नहीं है, मतलब जितने भी सांस्कृतिक चीजें हैं, धार्मिकता है और जो नज़्में हैं, वो बताते हैं कि जनसाधारण का जो याद दिलाने वाले हैं वो आपके निम्न तबके के ही लोग हैं। तो होली गाने वाला हो नाच रंगीली परियों का बैठ हो गुलरू रंग कुछ घुंघरू ताल छनकते हो तब देख बहारे होली की मुँह लाल गुलाबी आँखें और हाथों में पिचकारी हो। इम्पोर्टेंट है, इतनी पंक्ति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस रचना से उद्धृत है पंक्ति। हबीब की गहरी लोक चेतना का ही यह प्रमाण है कि इस नाटक के माध्यम से वह अभिजात्य साहित्य के नाम पर साहित्य को संकुचित दायरे में कैद करने की साजिश करने वाले पर करारी चोट करते हैं। उन्होंने यह भी बात उठाई कि किस प्रकार अभिजात्य साहित्य के नाम पर कवि आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित थे और उन्हें ही अनेक प्रकार के सम्मान भी प्राप्त होते हैं, जबकि नजीर जैसे लोक कवि को हिकारत की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जन सामान्य के इस कवि को इस प्रकार के नकारे जाने से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उनका वास्तविक सरोकार तो जनता की स्वीकृति से जुड़ा था, क्योंकि कविता तो अंततः जन सामान्य के बीच ही पनपती और जिंदा रहती है। नाटक में यह द्वंद किताब वाले और पतंग वाले की दुकान के माध्यम से प्रस्तुत होता है। तो दोनों बातचीत करते हैं, तो वो साहित्यिक बातें जो होती हैं वो उन दोनों के बीच में होती है। हबीब ने बड़ी ही सूक्ष्मता से इस दृश्य की रचना नाटक में की है। नाटक पे पतंग वाले की दुकान पुस्तक विक्रेता के विकल्प के रूप में सामने आता है, जहां नजीर के चाहने वाले बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? पतंग वाले की दुकान में।
और उनका कलाम सुनते हैं। हबीब यह प्रश्न करते हैं कि क्या साहित्य पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार होना चाहिए या फिर जन सामान्य के लिए भी है? निश्चित रूप से उनका जोर दूसरे विकल्प पर है। नज़ीर के माध्यम से उन्होंने इसमें यही दिखाने की कोशिश की है कि जनसामान्य की अभिरुचियों से कटकर साहित्यिक कर्म सार्थक रूप से संभव नहीं है, और बिल्कुल सही बात है। ककड़ी वाले के माध्यम से हबीब यह संकेत भी देते हैं कि एक बेहतर कवि को समाज के हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए। लेखक नज़ीर की शायरी के माध्यम से न केवल अपने समय की समस्याओं को उठाते हैं, बल्कि अपनी नई रंग दृष्टि के लिए नया आयाम भी रचते हैं। वे एक स्वदेशी, प्रगतिशील, जनतांत्रिक एवं सामाजिक सरोकार वाले नाटककार के रूप में स्थापित होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कोरा मनोरंजन ना होकर अपने समय की समस्याओं से समाज को अवगत कराना और जूझना है। यह नाटक न केवल आने वाले खतरों से आगाह करता है, बल्कि अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए सावधान भी करता है। आज के साहित्यकारों का यही लोक धर्म भी है। तो यहाँ अभिजात्य साहित्य और जो जनसाधारण का साहित्य है वो नज़ीर अकबराबादी की नज़्मों के द्वारा हबीब तनवीर जी करते हैं। स्पष्ट है कि आगरा बाजार अपनी मूल चेतना में लोकोन्मुख नाटक होने के साथ-साथ एक आधुनिक नाटक भी है, जिसमें एक ओर आजादी के बाद की बाजारी संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है, तो दूसरी ओर उससे उत्पन्न खतरों से लड़ने वाले वर्ग की शक्ति का भी चित्रण किया गया है। आगरा बाजार की यही सामाजिकता पूरे नाटक को लोकोन्मुख बनाती है। निष्कर्षतः लोक और अभिजात्य के द्वंद में लोक की पक्षधरता का नाटक है आगरा बाजार। ठीक है, तो किस प्रकार का नाटक है? लोक पक्ष की का समर्थन करने वाला। इसमें नाटककार ने न केवल लोक को उसके संपूर्ण परिवेश में चित्रित कर धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, भाषाई खतरों से अवगत कराकर अपने युग के लोक धर्म का सफल निर्वाहन करते हैं, बल्कि इसमें लोक धर्म को जीवन रूप में प्रस्तुत करते हैं। शुरू से अंत तक यह नाटक अपनी मूल चेतना में लोकोन्मुख नाटक रहा है। तो याद रखिएगा, लोकोन्मुख नाटक है आगरा बाजार। अब चलते हैं मुख्य कथनों की ओर। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पूरा नाटक अगर पढ़ेंगे तो आपको कथनों को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि मूल टेक्स्ट को आप समय अनुसार, अपने समय अनुसार पढ़ते रहिए। तो पहला कथन कुछ इस प्रकार है, खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं। जानते बाबा हमें तो यह नजर आती है, रोटियां रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो। मेले की सैर ख्वाहिशे बागी चमन ना हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो। सच है कहा किसी ने, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो। सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है। प्रथम अंक फकीर ये गाता है। अगला कथन हमजोली का है प्रथम अंक से। और फिर क्या-क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने, इसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी। हर छोड़ा वतन छोड़ा, घर छोड़ा वतन छोड़ा, दर-दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे। अफगाहों, रोहेलों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्तबुर्द देखी। देखा कि दिल्ली में खून के दरिया खां हैं और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया ना गया, यह सब देखा। अंजोली कहती है। अगला है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। ऐश करते हैं वही जिनका खुशामद का मिजाज, जो नहीं करते वे रहते हैं हमेशा मोहताज, हाथ आता है। फकीर। अगला है, दिल्ली से लखनऊ के सफर में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक ही इक्के पर हम सफर थे और सारे रास्ते खामोश रहे कि कहीं जवान न बिगड़ जाए। किताब वाला। गर मर्द है तू आशिक कौड़ी न रख कफन को। पतंग वाला। मियाँ नज़ीर की निगाह में आदमी आदमी में फ़र्क नहीं, चाहे वह पतंग बनाने वाला हो, चाहे किताब बेचने वाला। उनके लिए तो बस आदमी है, पतंग वाला कहता है। हमें क्या मालूम था कि तुम्हारा शहर जन्नत की चिड़ियों से भरा पड़ा है, शोहदा कहता है। अगला है, मोहब्बत के मैदान अमल में हाथ पाँव जुबान जिस्म का हर पुर्जा काम आता था। अब यह सूरत है कि अपने दिल और रूह के लिहाफ में मुझे ढाँप दिया है, बेनज़ीर कहती है। और आज का अंतिम कथन, आदमी हो साहिब इज्जत भी और फकीर या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ये नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो वह भी है आदमी। कोरस है, ठीक है? दूसरे अंक में ये अंतिम में गाया जाता है, ठीक है? तो ये हुई आगरा बाजार, लोकोन्मुख नाटक, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का नाटक, ठीक है? जनसाधारण जो जनखल्क है उसको आपस में जोड़ने का नाटक, ठीक है? तो अभिजात्य वर्ग का साहित्य
और निम्न वर्ग के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए नज़ीर अकबराबादी की नज़्मों के माध्यम से हबीब तनवीर इस नाटक को लिखते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले नाटक के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सभी का आभार एवं धन्यवाद।